तो आज हम बात करेंगे सोवियत संघ के पतन का। व्हाट वर द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत रिपब्लिक। सोवियत संघ के पतन का क्या कारण था, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और यहां से सवाल भी बनता है, क्वेश्चन भी बनता है, एमसीक्यूज के भी और बोर्ड्स के भी। तो बात करते हैं क्या ऐसे कारण थे सोवियत संघ के पतन का। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पैसिवनेस ऑफ पॉलिटिक्स, जिसको हिंदी में कहेंगे राजनीतिक शिथिलता। जो सोवियत संघ की राजनीति थी पूरी तरीके से शिथिल हो चुकी थी, पूरी तरीके से रुक चुकी थी। आप कह सकते हो कि ये एक्टिव नहीं रह गया था, सक्रिय नहीं रह गया था, अक्रिय हो चुका था। जनता इस राजनीति से पूरी तरीके से नाखुश थी, नाराज थी। एक तो इसका सबसे सीधा सीधा रीजन यह है कि एक दलीय व्यवस्था का होना, सिंगल पार्टी सिस्टम, जो कि अपने आप में तानाशाह था। पिछले टॉपिक में मैंने डिस्कस भी किया है। और किसी भी प्रकार से जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, ना ही मतदान करने का अधिकार, ना ही मौजूदा सरकार की आलोचना करने का अधिकार, और ना ही किसी प्रकार का की मांग करने का अधिकार। और दूसरी बात यह है, जब ये सारे ही अधिकार जनता के पास नहीं था और सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, चुनी हुई पॉलिटिकल पार्टी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो इस वजह से भी वो किसी भी प्रकार के जन कल्याण के विषय में ज्यादा उत्सुक नहीं थे। तो पूरी तरीके से अगर हम राजनीति को देखें, सोवियत संघ की राजनीति की बात करें, तो राजनीति जो पूरी तरीके से सक्रिय रहने के बजाय अक्रिय हो चुका था। जिस तरीके से, जिस हद तक, जिस जनता के भलाई के लिए काम करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। जो सोवियत संघ की राजनीति थी वो पूरी तरीके से विफल हो चुका था और देश को चला पाने में ये एक दलीय व्यवस्था असक्षम था, जिस वजह से यहाँ की जनता यहाँ की राजनीति से खुश नहीं थी। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज, जो अगला टॉपिक है, बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी, आर्थिक बदहाली। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। जब आप देखते हैं सोवियत संघ में लगातार जो रूबल था, वहां की मुद्रा नाटकीय ढंग से नीचे जा रहा था, और तो और गरीबी, जिसको आप निर्धनता भी कह सकते हैं, पॉवर्टी, बहुत ज्यादा देश में बढ़ने लगा था और रोजगार का स्तर बहुत नीचे जा रहा था। लोगों को जो सोशल एमेनिटीज, सामाजिक सेवाएं मिलनी चाहिए थे, वो नहीं मिल पा रहे थे। खाने पीने की चीजों में नाटकीय ढंग से बदलाव देखने को मिल रहा था। तो आर्थिक तरीके से अगर हम देखें, इकोनॉमी को देखें, तो सोवियत संघ की इकोनॉमी लगातार, अर्थव्यवस्था नीचे की ओर उन्मुख था, जिसकी वजह से जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अगली जो समस्या है, एक्सट्रीम आर्मामेंट्स, उग्र शस्त्रीकरण। शायद आर्थिक बदहाली का दूसरा कारण यह है, आप अपने देश का विकास करना चाहते हैं, तो आप जो देश का जीडीपी है उसमें से उसका अधिकांश धन आप कहां लगाएंगे? आप या तो रक्षा पे लगाएंगे या फिर आप सोशल वेलफेयर पे लगाएंगे। लेकिन सोवियत संघ यहां पे यूएस से अपने आप को कंपेयर करने के लिए, कहीं ना कहीं उसे चुनौती देने के लिए, चैलेंज देने के लिए अपना एक बड़ा अच्छा खासा धन आर्मामेंट्स पे, हथियारों पे खर्च कर रहा था। लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था, लगातार हथियारों के जखीरे खड़ा कर रहा था। तो जो पैसा सोवियत संघ का जनता के भलाई के ऊपर, देश के अन्य सेक्टर्स, अन्य जगहों पे जहां पे खर्च होना चाहिए था, जिससे जनता की आय का स्रोत बढ़े, जनता को रोजगार के अवसर मिले, उनकी गरीबी, निर्धनता, भुखमरी, ऐसी समस्याओं को दूर किया जा सके, वो सारा का सारा धन उग्र शस्त्रीकरण पे, सिर्फ शस्त्रीकरण नहीं, उग्र शस्त्रीकरण। अगर उस जमाने में आप देखेंगे टेस्टिंग नंबर्स के, यूएस ने ज्यादा न्यूक्लियर टेस्टिंग किए या सोवियत संघ ने, आप दंग रह जाएंगे। दोनों में 1:3 का अनुपात है। मीन्स बहुत ज्यादा हाई टेस्टिंग्स सोवियत संघ कर रहा था, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था अपने शस्त्रीकरण पे। तो कहीं ना कहीं आर्थिक बदहाली का रीजन ये भी है। आर्थिक बदहाली का एक और रीजन मैं बताता हूं आपको, शायद ये आपको एनसीईआरटी की बुक्स में ना मिले, मोल्टोव प्लान, मोल्टोव योजना। दरअसल ये है क्या, मैं बताता हूं। थ्योरी ऑफ कंटेनमेंट,
जिसको हम कहते हैं विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए दोनों ध्रुवों ने, चाहे वो यूएस ध्रुव हो चाहे वो यूएसएसआर हो, दोनों ने एक योजना चला रखा था। यूएस ने एक योजना चला रखा था जिसका नाम था मार्शल प्लान। मार्शल योजना। मार्शल योजना के तहत यूएस शस्त्रीकरण तो कर ही रहे थे दोनों एक दूसरे के खिलाफ, दोनों एक दूसरे के को बैलेंस ऑफ पार करना चाह रहे थे, दोनों एक दूसरे के संतुलन में आना चाह रहे थे। संतुलन में तो थे, शस्त्रों जब एक बार शस्त्रीकरण होना शुरू हुआ, परमाणु तक पहुंच गए, उसके बाद शस्त्रीकरण की एक सीमा जो थी वहां तक वो पहुंच गए। उसके बाद अब आया कि वो गठबंधन का युग शुरू हुआ, देशों को अपने पक्ष में लाना शुरू किया, और इसमें मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने बहुत सारे देशों को बहुत सारा धन देकर के अपनी तरफ किया। उदाहरण हम टर्की को देखते हैं, पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, जहां पे सीधा सीधा शीत युद्ध यूरोप से उठ करके भारत के दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया। भारत, एशिया का कोई लेना देना नहीं था शीत युद्ध से, एशिया का खास के भारत का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अचानक से रातों रात पाकिस्तान जब शामिल हुआ, मार्शल प्लान के तहत बहुत ज्यादा इसे चंदा मिला, इसे रिलीफ पैकेज मिला, तो पाकिस्तान जब यूएस के इस प्लान के तहत बहुत सारा धन लिया, तो सीधा यूरोप से उठ करके ये जो शीत युद्ध था ये भारत के दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया। इसका सीधा सीधा रीजन ये है, यूएस क्यों पाकिस्तान को की सहायता करना चाहता है। दरअसल यूएस सोवियत संघ के चारों तरफ के देशों को किसी न किसी तरीके से अपने पास, अपने पक्ष में करना चाहता था, अपने संगठन में करना चाहता था, अपने इस योजना के तहत भारी भरकम पैसा दे करके उन्हें अपनी ओर करना चाहता था। और यही हुआ जब यूएस ने भारत और पाकिस्तान दोनों को ऑफर किया, और आपको पता ही है भारत गुटनिरपेक्ष था, किसी भी गुट में नहीं शामिल होंगे, लेकिन पाकिस्तान गुटनिरपेक्ष नहीं था ना, पाकिस्तान तो चला गया, तो अब सीधा सीधा ये जो शीत युद्ध था पूरा उठ करके भारत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। मार्शल प्लान के तहत सोवियत संघ भी एक ऐसा योजना चला रखा है जिसका नाम है मोल्टोव योजना। मोल्टोव योजना के तहत सोवियत संघ ने भी बहुत सारे देशों को बहुत सारा धन देकर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। जो धन सोवियत संघ के विकास पे, जो धन सोवियत संघ की तरक्की पे खर्च होना चाहिए था, वो धन आप देखते हैं कहां खर्च हो रहा है, ध्रुवीकरण के लिए, देशों को अपने पक्ष में करने के लिए। जैसे आप देखते हैं मोल्टोव योजना के तहत इसने वॉर्सा चला रखा था, वॉर्सा पैक्ट, और आप मार्शल प्लान के तहत देखते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वहां के एक जाने माने व्यक्ति जॉन मार्शल थे, जिन्होंने ये कहा था कि मुझे आज इतना पैसा चाहिए, अन्यथा रातों रात टर्की जो है सोवियत संघ की तरफ चला जाएगा। तो टर्की को अपनी तरफ करने के लिए कितने डॉलर का समझौता हुआ और उसको टर्की को देकर के अपने पक्ष में किया गया। तो आप देखते हैं मोल्टोव योजना के तहत जो अच्छा खासा धन सोवियत संघ की तरक्की पे, सोवियत संघ की खुशहाली पे खर्च होना चाहिए था, वो देशों को मिलाने, अपनी तरफ अपनी ओर करने में, कंटेनमेंट, विस्तार करने के उधर खर्च हुआ। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोपेगेंडा, अफवाह। हाँ जी, कहते हैं कि एक छोटा सा 2 लाइन है, इसको सुनिए। प्रोपेगेंडा, अफवाह। अफवाह, आप अक्सर ऐसी अफवाह के बारे में आप द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सुनोगे, जब हिटलर ने इस तरीके का अफवाह प्रोपेगेंडा चलाया था और लोगों को, नाजीज को अपनी तरफ करने के लिए यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो भैया कितना भी अफवाह चला लो, सच्चाई एक दिन सामने आना है। यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने क्या अफवाह चलाया था? सोवियत संघ ने अफवाह चलाया था कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ज्यादा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। अपनी जनता से बता रखा था अखबार में, टेलीविजन पे, रेडियो में, कि भैया सोवियत संघ तो यहां इतना आगे, अमेरिका बहुत पीछे, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन में, इन सब में बहुत ज्यादा हम आगे चल रहे हैं। रियलिटी ये था कि सोवियत संघ यूएस के कंपैरेटिवली, यूएस की तुलना में बहुत ज्यादा पीछे था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, तकनीक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में। एंड ऑफ द डे ये अफवाह कब तक फैलाओगे? अभी मैंने कहा ना,
कभी ना कभी सच्चाई सामने आता है। तो जब जनता के सामने ये अफवाह आया तो यूएसएसआर का भांडाफोड़ हो गया। तो जनता की जो समझदारी थी, जो समझ था, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि अब हमें यूएसएसआर से अलग हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्म्स ऑफ गोरबाचेव, बेकार में खाम में बेचारा बदनाम है। सोवियत संघ के पतन के लिए सब इसे गालियां देते हैं, गोरबाचेव। हालांकि इसने करना अच्छा चाह लेकिन हो बुरा गया। हमारे देश में भी कुछ लोग हैं, करना अच्छा चाहते हैं, हो जाता है बुरा। अब क्या कर सकते हैं भैया। गोरबाचेव के सुधार ऐसे ही हैं। गोरबाचेव ने जब देखा कि भैया, दरअसल गोरबाचेव है कौन, पूरा नाम मिखाइल गोरबाचेव वहां के सेक्रेटरीज बनते हैं और उनके कंधों पे देश को चलाने की जिम्मेदारी आती है। गोरबाचेव देखता है कि नहीं चल सकता। क्यों? कि कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था है वो शिथिल हो चुका है, रुक चुका है, बिल्कुल मंदी के दौर में आ चुका है। रूबल नाटकीय ढंग से गिर चुका है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। ऐसे में गोरबाचेव चाहता है कि वो जो एक दलीय प्रभुत्व है, पहले तो वो चाहता है कि हम आर्थिक विकास लाएं, और आर्थिक विकास तब तक हो नहीं सकता है जब तक आप एक दलीय व्यवस्था को समाप्त न कर दें। तो गोरबाचेव ने दो चीजों को अपनाया। पहला है पेरोस्त्रेका, रशियन भाषा है, जिसका मतलब आर्थिक पुनर्गठन, और दूसरा है ग्लास्तोनोस्ट, लोकतांत्रिक सरकार। आपको पता है सोवियत संघ में कहां लोकतांत्रिक सरकार था, वहां पे तो एक दल, मैंने कल भी पिछले इस टॉपिक में भी चर्चा किया है कि उसमें आप देखेंगे तो सोवियत संघ में एक दल का कब्जा था, कम्युनिस्ट पार्टी मीन्स आप समझ सकते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तो जब तक आप आर्थिक सुधार तो बाद में लाएंगे ना, पहले जब तक आप सरकार के ढांचे में सुधार नहीं लाते। तो ये दो सुधार बेसिकली गोरबाचेव ने चलाया, मिखाइल गोरबाचेव ने। लेकिन इस सुधार से बाकी के जो सोवियत संघ के साथ मिल करके बने हुए देश थे, जो क्षेत्र मिल करके बने थे सोवियत संघ, उसमें अगर आप देखते हो जैसे यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, और भी ऐसे कई क्षेत्र थे जो इनके साथ मिले थे। तो वहां के लोगों को एक संदेश गया कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ की विचारधारा में कोई ना कोई समस्या है। तो अन्यथा अगर समस्या नहीं हो तो क्यों समाजवाद की व्यवस्था को खत्म करके पूंजीवाद, उदारवादी व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। तो एक क्लियर कट मैसेज था कि समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, इसकी कमियां सबके सामने आ गई, इसका पोल खुल गया। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये मैसेज गया, ये संदेश पहुंचा कि भैया जो उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था है वही सही है, और बेहतर यही है कि हम सोवियत संघ से अलग हो जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सोवरेनिटी, राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की भावना। अभी मैंने बताया कि जब समाजवादी साम्यवादी विचारधारा का पोल खुल गया और लोग इस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी रुचि उदारवाद पूंजीवाद की तरफ बढ़ा, तो इससे उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना भी जागृत हुई। उन्हें लगा कि हम जो सोवियत संघ में मिले हैं, हमें बेहतर है कि हमें जो है इनसे स्वतंत्र हो जाना चाहिए। और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल आप देखते हैं 1991 में बना भी है, और सोवियत संघ 15 देशों में बटा भी है। इन 15 देशों को मैंने आपको एक्रोनिम पिछले टॉपिक में बता दिया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से सोवियत संघ के ये डिसइंटीग्रेशन का मेन रीजन है। अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम निकला, इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सोवियत संघ के पतन से, डिसइंटीग्रेशन से शीत युद्ध खत्म हो गया। सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन से शीत युद्ध खत्म रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म, शीत युद्ध की समाप्ति, टाटा बाय बाय। अब तक यूएस और यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ना लड़ रहे थे खुलकर, ना ही कोई युद्ध हो रहा था, केवल विचारधाराओं का युद्ध था, जो कि 1991 में खत्म हो गया। और खत्म होने से, सोवियत संघ के विघटन होने से शीत युद्ध समाप्त हो गया। क्योंकि जिन दो एक्टर्स के बीच में, जिन दो देशों के बीच में, महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध चला आ रहा था, उनमें से एक महाशक्ति का विघटन हो गया, सोवियत संघ का। सोवियत संघ का विघटन होते ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। क्योंकि किसी फिल्म में हीरो और विलन है, अब जब विलन ही मर जाए तो
हीरो का तो फिर अब कोई काम नहीं है, क्योंकि हीरो का काम ही है ना विलन को मारना। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोवियत संघ विलन है, लेकिन एक जस्ट रख लीजिए अपोनेंट। किसी भी खेल में या किसी भी चीज में अगर अपोनेंट अपने मतलब एक ऐसा मुकाम आए जहां पे वो हार जाए या किसी वजह से वो हट जाए पीछे, तो खेल समाप्त माना जाता है। तो इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये खेल चल रहा है, जहां पे दो अलग अलग महाशक्तियां आप देख रहे हैं। यहां से आप देखते हैं सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन होते ही शीत युद्ध की कोई वैल्यू नहीं रही, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सेकेंड पॉइंट है यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व। जी हाँ, एक ध्रुवीय विश्व का मतलब यह है, अभी तक शीत युद्ध के समय में आप देख रहे थे दुनिया में दो ध्रुव थे, एक यूएस एक यूएसएसआर। एक विचारधारा को यूएस कैरी कर रहा था, एक विचारधारा को यूएसएसआर कैरी कर रहा था। लेकिन आप देखते हैं सोवियत संघ के पतन से, सोवियत संघ के खात्मे से केवल और केवल विश्व में एक ही ध्रुव रह गया, और वो है यूएसए। एक ध्रुवीय विश्व, दो ध्रुव में से एक ध्रुव अपने आप खत्म हो गया। तो विश्व का जो स्वरूप है, जो हम कहते हैं एक तरीके से जो विश्व का स्वरूप है, मतलब जैसा विश्व दिखता है, जिसको हम कहते हैं विश्व का जो एक तरीके से स्वरूप है, उसे हम कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व। यानी कि दो ध्रुवीयता था, दो ध्रुवीयता में से एक ध्रुव अपने आप जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, कहीं ना कहीं उसका पतन हो गया। तो विश्व का जो स्वरूप बचा है वो वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं विश्व व्यवस्था। तो विश्व व्यवस्था में यहाँ पे सोवियत संघ के पतन होने से विश्व व्यवस्था में परिवर्तन आया है, और विश्व का जो स्वरूप है वो एक ध्रुवीय हो गया। अगला है फॉर्मेशन ऑफ 15 कंट्रीज, या आप इसे राइज ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज भी कह सकते हैं, 15 देशों का निर्माण। तो 15 कौन कौन से देशों का निर्माण हुआ है वो मैंने आपको एक्रोनिम दे रखा है इंट्रोडक्शन में ही, आप देख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं, कुमार एक एलजीटीवी, ये इसका एक्रोनिम है, आप याद कर सकते हैं। कजाकिस्तान, यूक्रेन, मोल्डोवा, आर्मेनिया, अजरबैजान, स्वयं रसिया, एस्टोनिया, किर्गिस्तान, लटाविया, लुथानिया एंड जॉर्जिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बेलारूस। तो ये 15 देशों का विश्व स्तर पर आगमन हुआ है। ये 15 देश, फॉर्मेशन ऑफ 15 न्यू कंट्रीज सोवियत संघ के पतन से। अगला जो पॉइंट हमारा, पावर पॉलिटिक्स हैज चेंज इन इंटरनेशनल एरिना और इन इंटरनेशनल ऑर्डर। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गया। जी हाँ, जहां पे विश्व स्तर पर शक्ति देखते हैं आप, इन दो ध्रुवों के पास था, सोवियत संघ और यूएसए के पास। अब सोवियत संघ के पतन से विश्व स्तर पर शक्ति का संबंध जो है बदल गया है। अब जो ऐसे देश थे जो सोवियत संघ के पक्षधर थे, अब सोवियत संघ के पतन से पूरी की पूरी शक्ति संबंध बदल गया कि अब उनके लिए क्या होगा। तो इस वजह से जो राजनीतिक संबंध है वो पूरी तरीके से बदल गया। यहाँ पे बहुत सारे जो समाजवादी विचारधारा के जो आलोचक है, उन्होंने भारत की रणनीति को भी गलत ठहराया है, आलोचना किया है, यह कहते हुए कि भारत को यूएस का पक्षधर होना चाहिए ऐसे हालात में। तो इस तरीके से आप देखें शक्ति संबंध में बदलाव आया है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है स्केप्टिसिज्म ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद पर संशय। जी हाँ, समाजवाद पर लोगों को शक होने लग गया। ये कैसा विचारधारा था बताओ, ये विचारधारा तो अपने आप खंडित हो गया, अपने आप मतलब जब विचारधारा बनाने वाला देश का ही पतन हो रहा है, तो बाकी देशों का क्या होगा जिन देशों ने इस विचारधारा को अपनाया है। और फिर ये भी बात आने लग गया कि समाजवाद से अच्छा तो पूंजीवाद है, उदारवाद है। जब समाजवादी विचारधारा होने के बावजूद भी सोवियत संघ का पतन हो गया, तो ये विचारधारा हमारा क्या कर लेगा। तो इस तरीके से समाजवाद पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। यहां पे एक जाने माने फिलोसफर है फ्रांसिस फुकुयामा, अगर आप उन्हें पढ़ो तो उन्होंने लिखा है एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री में वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि हु वॉन द रेस, कौन जीता ये गेम, कौन ये खेल जीता, समाजवादी पक्ष या पूंजीवादी पक्ष। तो वो सीधा सीधा ये तो नहीं कहते कि हाँ पूंजीवाद जीत गया समाजवाद हार गया, लेकिन वो ये कहते हैं कि हाँ किसी न किसी मायने में हजार कमियां हैं पूंजीवाद में, बहुत सारी कमियां हो सकती है उदारवाद में, लेकिन फिर भी
एक नायाब तरीका है, एक अच्छा विचारधारा है वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने का। यानी कि वो सीधा सीधा कहते हैं कि हु वोन द रेस इन द एंड ऑफ द हिस्ट्री एट द एंड ऑफ 1991, 1991 के सोवियत संघ के पतन के बाद, क्या वो समाजवाद था या पूंजीवाद था। तो आप यहां से स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, समाजवाद का जब विघटन हो रहा है, सोवियत विचारधारा का विघटन हो रहा है, तो ऑब्वियसली, और उसके बाद ये भी हमें देखने को मिलता है कि अभी विश्व व्यवस्था स्तर पर ज्यादातर पूंजीवाद और इन विचारधाराओं का अपनाया गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रशिया बिकेम सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। जी हाँ, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। अब बात आया ये कि यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि यूएसएसआर जितने समय के लिए था उसने बहुत सारे ट्रीटीज, संधि वगैरह किया था, तो वो सारी संधि का जिम्मेदारी कौन लेगा। तो रूस ने बोला मैं लूंगा, और साथ ही साथ जो यूएन में जो परमानेंट मेंबरशिप था, मींस वीटो पावर, वो भी रूस को दिया गया, और बदले में रूस ने ये जिम्मेदारी उठाई कि जो भी यूएसएसआर, सोवियत संघ ने जो भी ट्रीटीज किया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑन ए नेशनल लेवल, तो वो सारी ट्रीटीज को मैं कैरी करूंगा, मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो रूस इस तरीके से उत्तराधिकारी बनता है। इंपॉर्टेंस वो गिवन टू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, सोवियत संघ के पतन से समाजवाद का तो कोई रहा नहीं ठिकाना, सोवियत संघ वैसे ही खत्म, उसकी विचारधारा भी खत्म। अब आ जाते हैं पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा पे। तो अमेरिका की मदद से कहीं ना कहीं आईएमएफ को और मजबूत बनाया गया, वर्ल्ड बैंक को और मजबूत बनाया गया। मतलब आप कह सकते हैं सिनोनिमस, आईएमएफ मींस यूएस, वर्ल्ड बैंक मींस यूएस, क्योंकि लीडिंग कंट्री जो है यही है। मींस ये लोग जो है कहीं ना कहीं पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा को कहीं ना कहीं अपना रहे हैं और फैलाने में भी मदद कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जो है बड़े बड़े देशों का, खास करके अमेरिका का जो है पिछलग्गू बन गया और उनकी विचारधाराओं को फैलाने में लग गया। हाँ जी, जिसको भी पैसा चाहिए, जिस देश को भी पैसा चाहिए, आइए, बदले में आपको यही चीजें, इस प्रकार के बदलाव जो है, इस प्रकार के चेंजेस आपको करना होगा, हमारे अकॉर्डिंग आपको अपनी इकोनॉमी को रन करना होगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे संस्थानों का उदय हुआ है, ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज का, संगठनों का आगमन हुआ है जो पहले नहीं थे। एंड द लास्ट बट द नॉट लीस्ट, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का अलग ही टॉपिक होने वाला है, पूरी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं एक लाइन में से आपको समझा पाऊंगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे कवर करेंगे।